हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, सोनू फार्मा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम हमारे चैनल में फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, आज हम जानेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में, इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में और टॉप 10 कंपनी में आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लें, इसकी जानकारी हम देंगे। क्योंकि मेरा अनुभव फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 7.5 ईयर का है। मैंने एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव वर्क किया है। मेरे जो सीनियर्स हैं उच्च पद पर आसीन हैं, मेरे कलीग्स भी अच्छे पद पर आसीन हैं। तो हम सभी के अनुभवों को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। टॉप 10 कंपनी में किस तरीके के क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उनके आंसरिंग हमको कैसे करने हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में एक रिव्यू देखेंगे। हम एक पूरा का पूरा समरी देखेंगे। अब देखिए, इंटरव्यू की एक पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू दो तरीके से इंटरव्यू का पैटर्न्स है। एक हम एचआर बेसिस पे कह सकते हैं, एचआर राउंड्स होता है, और एक हमारा होता है कोर एरिया वाला होता है। एचआर बेसिस में बेसिकली अगर हम देखें तो एचआर सबसे पहले रिज्यूम को सेलेक्ट करता है या डीसेलेक्ट करता है। तो उस पहलू को आपको रिज्यूम में रखना है ताकि आपका रिज्यूम एचआर बेसिस में सेलेक्ट हो जाए और फर्दर नेक्स्ट प्रोसीजर आपकी जो कोर एरिया टेक्निकल राउंड है उसके लिए आप सेलेक्ट हो जाए। तो रिज्यूम की अगर हम बात करें तो रिज्यूम के लिए मैंने एक अलग से अपना वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो के बाद आप उसको भी क्विक रिव्यू कर सकते हैं जिससे कि आपका रिज्यूम बहुत अच्छा बने और एचआर राउंड में आप सेलेक्ट हो जाएं। तो आइए हम आज कोर एरिया के बारे में जानते हैं। कोर एरिया में जो क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं, तो कोर एरिया को जानने के लिए उस डिपार्टमेंट को हमको जानना जरूरी है। जैसे कि अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, आप इंटरव्यू ग्रेजुएशन जब बी फार्म आप पास करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। डिपार्टमेंट की बात करें, इंडस्ट्रियल में मैन्युफैक्चरिंग में तो प्रोडक्शन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल्स होता है, क्वालिटी अश्योरेंस होता है। तो आज हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वैसे तो क्वेश्चन की कोई रेंज नहीं है। क्वेश्चन आपके काफी सारे क्वेश्चंस हैं। टॉप 10 क्वेश्चन कह सकते हैं, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50, कितने भी क्वेश्चन कह सकते हैं। तो क्वेश्चन पे ना जाते हुए हम डिपार्टमेंट को रिव्यू करते हैं। अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही अच्छे से समझ लें तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ जाए आपको आप इजीली आंसर कर सकेंगे। सिर्फ इजीली आंसर नहीं करेंगे, इतने इफेक्टिव तरीके से आंसर करेंगे कि जो भी इंटरव्यूअर है आपको लेने के लिए 100% तैयार हो जाए। अब डिपार्टमेंट की बात करें हम, तो डिपार्टमेंट को हम समझते हैं, आइए इस वीडियो को देखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, जहां हम क्वेश्चन भी बताएंगे, डिपार्टमेंट के बारे में भी बताएंगे, उसके सब डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे, वर्किंग प्रोसीजर के बारे में बताएंगे, कुछ प्रिंसिपल्स आपको हम बताएंगे जिससे कि आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। थ्योरी से आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे, प्रैक्टिकल से आपको कोरिलेट कर पाएंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हम बात करें तो शुरुआत आरएमडीएस स्टोर से होती है, जहां मटेरियल स्टोर होता है, उसकी स्टेबिलिटी स्टडीज होती है, क्वालिटी कंट्रोल स्टडीज होती है, जो कि साइमल्टेनियसली चलती रहती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें आरएमडीएस स्टोर के बाद की बात, तो इसके बाद डायरेक्ट टू ग्रेनुलेशन में जाता है। वेइंग प्रोसीजर से होते हुए जितने भी मटेरियल है उसको हम वे कर लेते हैं, उसके बाद ग्रेनुलेशन में आता है। अब एक क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया, ग्रेनुलेशन क्या होता है, व्हाट इज ग्रेनुलेशन? तो ग्रेनुलेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, पाउडर की लिक्विडिटी चेक करते हैं, मिक्सिंग प्रोसीजर चेक करते हैं, बाइंडिंग एबिलिटी चेक करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी चेक करते हैं, और जो उसमें ड्राइनेस होती है उसकी ड्राइंग कैपेसिटी चेक करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट चेक करते हैं। और ये सारे जो पैरामीटर्स चेक हम कर लेते हैं, और प्रॉपर अगर ये सारे पैरामीटर्स हमारे एज पर बीएमआर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड रेंज में हमको पाए जाते हैं, तो हम उसको फर्दर ट्रांसफर कर देते हैं कंप्रेशन के लिए। तो कंप्रेशन डिपार्टमेंट में हम जैसे ही आते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा होता है कि टेबलेट की हार्डनेस क्या होती है, या टेबलेट की हार्डनेस हम कैसे चेक करते हैं, या टेबलेट की हार्डनेस जो है किन किन पहलुओं पर निर्भर करती है, कैसे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें टेबलेट की हार्डनेस डिफर करती है या टेबलेट की हार्डनेस पर फर्क पड़ता है। तो हमने जैसे कि देखे, सबसे पहले हमने ग्रेनुलेशन को समझे, तो जो टेबलेट की हार्डनेस है, प्रॉपर अगर ग्रेन्यूल्स नहीं बन रहा है, प्रॉपर मॉइस्चर उसमें मेंटेन नहीं हो रहा है, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी प्रॉपर नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स प्रॉपर नहीं है, तो आपकी जो टेबलेट जो बनेगी आपकी कंप्रेशन सेक्शन में आके, वो प्रॉपर हार्डनेस उसकी नहीं होगी। प्रॉपर हार्डनेस नहीं होगी तो वो टेबलेट जो है कंप्रेशन एरिया में हार्डनेस पैरामीटर में फेल हो जाएगी और फर्दर प्रोसीड नहीं होगी, तो आगे जाके प्रोडक्ट हमारा नहीं बन पाएगा, वो आपका कंप्रेशन एरिया में ही फेलियर हो जाएगा। अब हार्डनेस जो है, आप समझ में, हार्डनेस चेक कैसे करते हैं? हार्डनेस करते हैं श्रीजिंगर एपरेटस से। हार्डनेस चेक करने की जो यूनिट होती है हमारी, न्यूटन्स पर केजी से चेक कर सकते हैं हम। हार्डनेस जो
चेक करते हैं, BMR में हमारी रेंज होती है बेच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। जो हमारा प्रोसीजर होता है, जो प्रोडक्ट हमारा बनता है, पूरा प्रोडक्ट बेच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के आधार पर बनता है, जो कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो R&D डिपार्टमेंट हमको प्रोवाइड करता है। तो बेच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के हिसाब से हम यहाँ पे हार्डनेस चेक कर लेते हैं। हार्डनेस से हमको पता चलता है कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट की कंप्रेसिबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है। चलिए अब आते हैं हम आगे डिफेक्ट के बारे में देखते हैं। अगर हम डिफेक्ट्स की बात करें तो जो कंप्रेशन एरिया है या टोटल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसमें डिफेक्ट को समझना हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो जो कंप्रेशन एरिया में जो डिफेक्ट है, टोटल 10 टाइप्स के डिफेक्ट हमारे पाए जाते हैं। तो जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे स्टिकिंग, कैपिंग, मोल्डिंग, डबल इंप्रेशन, डबल लेयर, क्रैकिंग एंड कैपिंग। तो इनके बारे में हम देखेंगे। व्हाट इज स्टिकिंग? स्टिकिंग क्या होता है? जो हमारा टेबलेट है कंप्रेशन एरिया में कंप्रेस होता है, तो उसकी अपर लेयर या लोअर लेयर पे कुछ पाउडर मटेरियल स्टिक कर जाता है, एडहियर कर जाता है, उसी को हम स्टिकिंग कहते हैं। तो स्टिकिंग का सॉल्यूशन क्या क्या है? तो स्टिकिंग को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मशीनरी प्रोसेस को इंप्रूव करके, और दूसरा हम ग्रेनुलेशन प्रोसेस को इंप्रूव करके। अब ग्रेनुलेशन प्रोसेस को इंप्रूव कैसे करेंगे? जैसे कि हमने पहले ही समझ लिया ग्रेनुलेशन को, उसमें जो है प्रॉपर बाइंडिंग अगर हम मेंटेन करते हैं, प्रॉपर उसका मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करते हैं, उसकी कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर चेक करते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी प्रॉपर चेक करते हैं, तो वहां से हमारी जो है स्टिकिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर मशीनरी प्रोसेस की बात करें हम, तो मशीनरी प्रोसेस से कैसे स्टिकिंग होती है? अगर पंच प्रॉपर पॉलिश नहीं हुए हैं, पंच प्रॉपर क्लीन नहीं हुए हैं, या पंच की एक्सपायरी डेट आ गई है जिसको हमने बिना चेक किए हुए लगा दिए, इन कारणों से भी आ जाती है स्टिकिंग। या कभी कभी जो है हम पंच को जो है हाई RPM पे चलाते हैं, उसके कारण भी स्टिकिंग आ जाती है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? प्रॉपर पंच की क्लीनिंग होगी, प्रॉपर पंच की पॉलिशिंग होगी, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करना है, और पंच की जो क्लीनिंग प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो करना है। तो यहाँ से हम दो तरीके से स्टिकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज मोटलिंग? मोटलिंग अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। जो टेबलेट हमारी होती है उसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कलर का, अलग अलग एक तरीके से धब्बे आपको दिखते हैं, अलग अलग तरीके के धब्बे आपको दिखाई देते हैं। तो मोटलिंग होता क्यों है, कैसे होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? मोटलिंग होने के कई रीजन हो सकते हैं। एक तो अगर ग्रेनुलेशन डिपार्टमेंट में देखें तो प्रॉपर अगर मिक्सिंग नहीं हुई है, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई है, अनइवन तरीके से मिक्सिंग हुई है, तो आपकी मोटलिंग आ सकती है। या तो कोई अनडिजायर्ड पार्टिकल्स आपका आ गया है, उसके कारण मोटलिंग हो सकती है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? प्रॉपर मिक्सिंग करेंगे, प्रॉपर उसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन करेंगे, प्रॉपर उसका मॉइस्चर मेंटेन करेंगे, तो आपकी मोटलिंग प्रॉब्लम दूर हो सकती है। डबल इंप्रेशन। डबल इंप्रेशन क्या होता है? जब कंप्रेशन में टेबलेट कंप्रेस होती है, तो जो हमारा पंच होता है, पंच में या तो इम्बोसिंग होगा या डिबोसिंग होगा। इम्बोसिंग और डिबोसिंग का मतलब क्या होता है? उसमें जो है प्रिंटेड होता है, जो प्रिंट लिख के आपकी टेबलेट में आती है उसको कहते हैं इम्बोसिंग या डिबोसिंग। तो जब इम्बोसिंग या डिबोसिंग होता है आपका, तो जब आपके टेबलेट पे वो पंच कंप्रेस होता है, तो क्या होता है? वो डबल इंप्रेशन मतलब वो जो प्रिंटेड जो इंप्रेशन है वो डबल दिखने लगता है, डबल लेयर में फॉर्म हो जाता है। अब डबल इंप्रेशन क्यों होता है? डबल इंप्रेशन के रीजन क्या क्या होते हैं? ये रीजन ये होते हैं कि जो हमारा पंच है प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ है, प्रॉपर पॉलिश नहीं हुआ है, इसके कारण हमारा डबल इंप्रेशन हो सकता है। और प्रॉपर अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, तो उसकी कंडीशन में भी आपका डबल इंप्रेशन होता है। तो इसमें हम ग्रेनुलेशन प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं और पंच को प्रॉपर पॉलिश करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डबल इंप्रेशन का एक और रीजन ये हो सकता है कि कुछ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद अपने लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो ऐसे कंटेंट होने के बाद भी, जो ऐसे अगर कंटेंट है आपके, तो इनके कारण भी क्या होता है? लिक्विड का कंटेंट बढ़ जाता है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है, और इसके कारण भी डबल इंप्रेशन आ जाता है। या फिर कह सकते हैं तो पंच जो है स्टिक हो जाता है, फर्दर स्टिक होता जाता है, और आपका जो है जो प्रिंटिंग आपकी एक बार ना दिखते हुए दो तीन लेयर की आपको दिखने लगती है। उसी प्रॉब्लम को हम डबल इंप्रेशन कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम उसमें जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है उसको प्रॉपर वे करेंगे या उसको हटा देंगे, और उसकी बाइंडिंग प्रोसेस को इनहांस करें। अब हम नेक्स्ट डिफेक्ट के बारे में आते हैं। नेक्स्ट में केपिंग की अगर बात करें हैं, तो टेबलेट की जो लेयर होती है, या तो अपर लेयर या तो लोअर लेयर टोटल पूरी तरीके से सेपरेट आउट हो जाती है। अपर लेयर पूरी अलग हो जाएगी, या लोअर लेयर टेबलेट की
अलग हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को हम केपिंग कहते हैं। अब केपिंग होती क्यों है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो केपिंग क्या है? केपिंग के कई रीजन हो सकते हैं। अगर प्रॉपर ग्रेन्यूल्स नहीं बना है तो भी केपिंग हो सकती है आपकी। अगर मशीनरी प्रॉब्लम में देखें हम, तो मशीनरी में अगर हाई आरपीएम पे हम चला रहे हैं तो भी आपकी केपिंग हो सकती है। या फिर हम देखें कि जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की प्रॉपर क्वांटिटी अगर आपने मिक्स नहीं करे हो, या तो वो ज्यादा हो गया है या कम हो गया है, उसके कारण भी आपकी केपिंग आ सकती है। तो इसको अगर सॉल्व करना है हमको, तो हम ग्रेनुलेशन एरिया में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की क्वांटिटी चेक करके उसको, उसकी क्वांटिटी को प्रॉपर मैनेज करके भी इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, मशीन में अगर प्रॉपर आरपीएम, जो हमारी कंप्रेशन मशीन चल रही है उसका प्रॉपर आरपीएम सेट करके भी हम केपिंग प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और कभी कभी ये प्रॉब्लम ओवर हीटिंग के कारण भी हो जाती है। अगर मशीन ज्यादा हीट हो जाती है तो उसके कारण भी हो जाती है। तो मशीन की भी जो मेंटेनेंस है उसको भी चेक कर सकते हैं हम। ये मशीनरी प्रॉब्लम से भी हम केपिंग को दूर कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट आपका ज्यादा कम हो जाता है, ज्यादा ड्राई हो जाता है मटेरियल ग्रेनुलेशन में, जितना मॉइस्चर चाहिए उतना मॉइस्चर हमारा बचता नहीं है, उसके कारण भी केपिंग हो जाता है। क्योंकि अगर ज्यादा ड्राई हो जाएगा मटेरियल, जो तो कंप्रेशन, जब कंप्रेस होगा पंच में, जब कंप्रेशन मशीन टेबलेट को कंप्रेस करेगी, पाउडर को जब टेबलेट फॉर्म में कंप्रेस करेगी, तो ज्यादा ड्राई होने के कारण वो प्रॉपर जो है बाइंड नहीं हो पाते और प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हो पाती है, तो लेयर उसकी सेपरेट हो जाती है। तो उसको हम ड्राइंग को या मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करके भी केपिंग प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम जानना आपको इंटरव्यूज के लिए। जैसे केपिंग में हमने देखे कि या तो टॉप लेयर या बॉटम लेयर आपकी सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी लेमिनेशन। लेमिनेशन में एक से ज्यादा लेयर आपकी जब टेबलेट की सेपरेट हो जाती है, या अलग अलग लेयरों में टेबलेट सेपरेट हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम लेमिनेशन। अब लेमिनेशन जो है, लेमिनेशन प्रॉब्लम आपको पता चल गई। अब प्रॉब्लम के कॉजेज क्या है, ये होती कैसे, किस कारणों से होती है, और इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। लेमिनेशन में देखें हम, तो सबसे पहले इनसफिशिएंट बाइंडर। अगर ग्रेनुलेशन स्टेज में हम जाएं और बाइंडर जितना हमको चाहिए, इनफ बाइंडर हमने मिक्स नहीं करें। अब बाइंडर का अगर हम एग्जांपल लें, हमको बाइंडर्स हमको 300 मिलीलीटर बाइंडर हमको ऐड करना है, जबकि हमने 250 मिलीलीटर बाइंडर्स ऐड करे या 200 मिलीलीटर बाइंडर्स ऐड करें, तो हमारा क्या प्रॉपर जितना सफिशिएंट बाइंडर्स था हमने ऐड नहीं करे, या तो हम नॉलेज की कमी हो गई, या हमने स्टेप फॉलो नहीं करे। तो जो बाइंडर्स हमारे प्रॉपर इनसफिशिएंट बाइंडर्स होते हैं, जितनी जरूरत है उतनी बाइंडर्स ऐड नहीं करते, तो एक प्रॉब्लम ये भी होता है लेमिनेशन आने। लेमिनेशन में अगर दूसरा क्या रीजन हो सकता है, एक्सेसिव फाइन्स हो सकते हैं, या ओवर ड्राई के कारण भी लेमिनेशन आपका हो सकता है। एक्सेसिव फाइन्स मतलब जो हमारे पार्टिकल साइज है, जो पार्टिकल साइज है, जो पार्टिकल साइज हम डिजायर्ड पार्टिकल साइज की तुलना में जो पार्टिकल साइज ज्यादा फाइन हमारे हो गए। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? प्रॉपर जो है पार्टिकल साइजिंग करेंगे हम उसको, या रीसाइजिंग करेंगे, तो हमारा लेमिनेशन प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो सकता है। कंप्रेशन एरिया में लोअर पंच या डाई के कारण भी आपका लेमिनेशन हो सकता है। लोअर पंच में जो है ज्यादा थिक अगर कंप्रेस हो गया है, उसके कारण भी आपका हो सकता है। तो लोअर पंच को प्रॉपर अगर उसको, उसकी सेटिंग किया जाए, प्रॉपर सेटिंग करके उसको चेक करके हम फिर से रीसेट करके अगर हम चलाते हैं, तो भी हमारा लेमिनेशन इश्यूज सॉल्व हो सकता है। अगर पंच डैमेज हो गया है हमारा, तो पंच डैमेज होने के कारण भी आपका लेमिनेशन हो सकता है। तो प्रॉपर पंच को चेक करके अगर डैमेज है तो उसको नए पंच से रिप्लेस करके भी लेमिनेशन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं हम चिपिंग। चिपिंग क्या होता है? जो टेबलेट की होती है साइड एजेस, साइड एजेस घिसने लगती हैं, या साइड से जो एजेस हैं वो टूट के निकल जाती हैं, उसको कहते हैं हम चिपिंग। अब चिपिंग जो है, चिपिंग प्रॉब्लम जो है, कंप्रेशन, अक्सर ये देखा जाता है कि चिपिंग जो है कंप्रेशन के बाद आती है, कंप्रेशन स्टेज में नहीं आती। कहाँ आती है? कोटिंग में आती है। कोटिंग में क्या होता है? कोटिंग पान में जब टेबलेट में घर्षण होता है, टेबलेट में एट्रिशन होता है, जब वो बार बार घूमती है टेबलेट, तो उसके कारण भी जो है एज ब्रोकन हो जाता है, या फिर उसकी चिपिंग हो सकती है। अब चिपिंग होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। अगर कंप्रेशन एरिया में प्रॉपर हार्डनेस अचीव नहीं हुआ है, या लोअर हार्डनेस है, तो वो कोटिंग एरिया में जाने के बाद उसके जो एज है, एज जो है साइड एजेस निकल जाती है, तो उसके कारण भी चिपिंग आपकी आ सकती है। कंप्रेशन पैरामीटर में अगर फ्राइबिलिटी हाई रेंज पे जा रही है, जैसे कि हमारा बीएमआर, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में फ्राइबिलिटी की रेंज दी जाती है, उसी रेंज में कंप्रेशन एरिया में टेबलेट कंप्रेस होती है। तो अगर वहां पे फ्राइबिलिटी आपकी हाई रेंज पे जा रही है, तो वो फर्दर कोटिंग सेक्शन में जाने के बाद चिपिंग कॉज कर सकती है।
अगर ओवर ड्राई हो गए हैं आपके ग्रेन्यूल्स, ज़्यादा हीट हो गया है, तो वो भी फर्दर जो है कंप्रेशन के बाद कोटिंग एरिया में आने के बाद चिपिंग कॉज कर सकते हैं। अगर ग्रेन्यूल्स ओवर ड्राई हो गए, ज़्यादा हीट हो गया ग्रेन्यूल्स, तो उसके कारण भी ये कोटिंग एरिया में आने के बाद चिपिंग कॉज कर सकता है। इनप्रॉपर कंप्रेशन फोर्स, कंप्रेशन मशीन में अगर कंप्रेशन फोर्स हमने प्रॉपर सेट नहीं करे हैं, उसके कारण भी चिपिंग हो सकती है। आप बाइंडिंग प्रॉपर नहीं करे हैं, या फिर ओवर बाइंडिंग कर दिए हैं, या बाइंडर हमने ज्यादा ऐड कर दिए हैं, उसके कारण भी चिपिंग हो सकती है। आइए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं, जो मटेरियल्स हमारे रखे जाते हैं या हमारी प्रोसेस होती है, चाहे कंप्रेशन एरिया में, पैकेजिंग में, कोटिंग में, तो ये सारा जो एरिया होता है एक ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है इसमें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन होता है, प्रॉपर टेम्परेचर। तो हर एरिया का टेम्परेचर होता है, लिंक होता है किसी एक सिस्टम से। तो वो सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम होता है HVAC सिस्टम। वो सिस्टम होता है HVAC। तो आपसे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि HVAC सिस्टम क्या होता है। HVAC सिस्टम हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में क्या होता है? टेम्परेचर मॉनिटरिंग होता है, एयर कंडीशनिंग मॉनिटरिंग होता है, एयर कूलिंग, फिल्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलार्म सिस्टम। ये HVAC सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। अगला जो सेक्शन है, अगला जो एरिया है वो होता है एसेप्टिक एरिया या क्लीन रूम कह सकते हैं इसको। तो क्लीन रूम क्या होता है? ये जो है आपकी CGMP गाइडलाइंस के हिसाब से बनाया जाता है। इसमें ISO की गाइडलाइंस इन्वॉल्व होती है। इसमें हम देखते हैं कि जो बाहरी पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स हैं जो हमारे क्यूबिक एरिया में आ रहे हैं, इसको कह सकते हैं हम मैक्सिमम अलाउएबल नंबर ऑफ पार्टिकल पर क्यूबिक मीटर। पर क्यूबिक मीटर में आपका कितने पार्टिकल्स अलाउ कर रहे हैं। तो ISO की रेंज है, जैसे ISO 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ISO 7 की गाइडलाइन के हिसाब से जो सॉलिड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एप्लीकेबल है। तो इसकी रेंज भी हम एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। ISO 7 के हिसाब से देखें तो अप्रोक्सीमेटली 3,52,000 3,52,000 पार्टिकल्स पर क्यूबिक मीटर अलाउ होते हैं इसमें। और उसमें जो फिल्टर लगा होता है 0.5 माइक्रोमीटर का फिल्टर लगा होता है, जो कि फिल्टर इतने पार्टिकल्स को ही अलाउ करता है अंदर आने के लिए। तो ये एरिया हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इस तरीके से। इसको क्लीन एरिया कह सकते हैं। अगर इसको हम क्लासेस में देखें तो क्लासेस में A, B, C, D क्लासेस में डिवाइड होता है, जो कि प्रोडक्शन एरिया D क्लास में आता है। और जो हमारे एसेप्टिक एरिया में जो इंजेक्शन है या लिक्विड प्रिपरेशन है वो क्लास B में आता है। तो उनके जो ISO है, ISO की रेंज और फाइन पार्टिकल्स की जाती है। तो ये जो क्लीन रूम है, क्लीन रूम इसलिए बनाया जाता है ताकि इसमें हम सारी प्रोसेस कर सके। इसमें जो मशीन होती है, जो प्रोडक्ट हमारा बनता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर के जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर ना आ सके और अंदर के जो हैं वो बाहर ना जा सके। और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, अब हम देखते हैं गाइडलाइंस के बारे में। गाइडलाइंस से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइडलाइन से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है CGMP, या फिर हम कह सकते हैं GMP। GMP का अपडेटेड वर्जन होता है CGMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को समझने के लिए हम ये जानेंगे कि ये गाइडलाइंस का यूज क्या होता है। तो जब कंपनी में हम एंट्री करते हैं, एंट्री गेट से लेकर वॉशिंग एरिया, क्यूबिकल एरिया, चेंजिंग रूम, इवन इन प्रोसेस एरिया और अलग अलग एरिया जैसे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, और जो कंपनी की सराउंडिंग्स बिल्डिंग्स होती है, सेफ्टी क्राइटेरियाज होता है, EHS, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड साइंस डिपार्टमेंट। तो ये सारे जो है CGMP गाइडलाइंस के हिसाब से बने हुए होते हैं। CGMP गाइडलाइंस के हिसाब से क्यों बने हुए हैं? ताकि सेफ्टी क्राइटेरिया पूरा फुलफिल हो और क्वालिटी प्रोडक्ट हमारा बन के निकले। अब मेन जो है CGMP का अगर हम देखें कि मेन किस कारण से CGMP बना होता है, तो CGMP इसलिए बना होता है ताकि आपका क्वालिटी और सेफ्टी प्रोडक्ट आपका मार्केट तक पहुंच जाए, ताकि हम CGMP की गाइडलाइन को फॉलो करके एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में बना सके।
आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पे चलते हैं हम, जैसे कि बीएमआर, बेच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। अगर बेच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड की बात करें तो एक प्रोडक्ट की पूरी एक तरीके की कुंडली रहती है। प्रोडक्ट में क्या क्या किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना है, उसके एक्सीपिएंट, एपीआई, ये सारी चीज रहती है। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको बेसिक से समझते हैं। तो सबसे पहले आरएमडी स्टोर में आपका प्रोडक्ट आता है, या कहते हैं रॉ मटेरियल्स आता है। अब रॉ मटेरियल आने के बाद वो जाता क्या है फर्दर, उसकी कुछ क्वालिटी टेस्टिंग होती है, साइमल्टेनियसली वो चलते रहती है। उसके बाद वो जाता है सेकेंड पीडी डिपार्टमेंट में, प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। उसके पहले उसका प्रोसेस ऑर्डर जनरेट होता है, जिसको पीओ कहते हैं। अब पीओ क्यों जनरेट होता है? पीओ जनरेट होता है ताकि उसकी प्रोडक्ट की रेट्स पता चल सके, उसमें एपीआई के रेट्स, उसमें एक्सीपिएंट किस वेंडर से हमने लिए हैं, और एक्सीपिएंट की क्या है, ऐसे रेट क्या है, ऐसे मतलब बायोलॉजिकल उसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, बायोलॉजिकल टेस्टिंग कैसी है। ये सारी चीज कंफर्म करने के बाद जब हमको पता चल जाता है हमने प्रोडक्ट को जैसे लिए हैं एज इट इज हमारे पास पहुंच गया है, तो उसको हम फर्दर सेक्शन में प्रोडक्शन में उसको सेंड कर देते हैं, जैसे ग्रेनुलेशन में। तो उसके बाद क्या होता है, जब ग्रेनुलेशन में जाने वाला तो उसके बाद पहले फिर से उसका पीओ जनरेट होता है, प्रोसेस ऑर्डर जनरेट होता है, जो कि काम करता है पीडी डिपार्टमेंट। पीडी मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्शन का ही एक पार्ट होता है। काफी अच्छा डिपार्टमेंट होता है, आप लोग भी इसमें ट्राई कर सकते हैं फर्दर। जब आप प्रोडक्शन में काम करेंगे तो इसमें भी ग्रोथ के काफी अच्छे चांसेस होते हैं पीडी डिपार्टमेंट में। पीडी डिपार्टमेंट का डायरेक्ट लिंक आरएनडी से होता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट में चेंजेस होता है, अपग्रेडेशन होता है, चाहे वेंडर से रिलेटेड हो गया, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया, एपीआई से रिलेटेड हो गया, या प्रोसेस या मेथोडोलॉजी से रिलेटेड हो गया, तो ये काफी अच्छा, जो पीडी में काम करते हैं उनको काफी अच्छा अनुभव रहता है आगे कंपनी में स्केल अप करने का, प्रोडक्ट की स्केल अप को बढ़ाने के, प्रोडक्ट की कैपेसिटी बढ़ाने की, क्वालिटी बढ़ाने के लिए। तो इसमें आप काम कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं पीडी में जाता है। पीडी में जाने के बाद फर्दर प्रोसेस ऑर्डर जनरेट होता है, और उसके जितने भी एक्सिपिएंट और एपीआई हैं, एपीआई सारे हम कंफर्म हो जाते हैं कि एज इट इज जिस क्वालिटी स्टैंडर्ड को हमने फॉलो किए थे उसी क्वालिटी स्टैंडर्ड में हमारे पास पहुंचा है। तो उसके बाद हम उसको फर्दर डिपार्टमेंट में उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, जैसे कि ग्रेनुलेशन में जाता है। वो ग्रेनुलेशन में जाने के बाद जो है ग्रेनुलेशन में जाता है, ग्रेनुलेशन में जाएगा तो ग्रेनुलेशन में भी जो बीएमआर रहता है, बीएमआर ग्रेनुलेशन में भी एक ग्रेनुलेशन का भी बीएमआर रहता है। तो वो सारे बीएमआर के अंदर सारे जानकारी होती है, जैसे ग्रेनुलेशन में आपको किस उसका मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, मतलब उसके ड्राइंग कैपेसिटी क्या होगा, ड्राइंग रेट क्या होगा, उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसकी कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स क्या होगी, उसके ग्रेन्यूल्स का जो है, ग्रेन्यूल्स का जो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ग्रेन्यूल्स का कलर कैसा होगा, कौन कौन सी एपीआई मिक्स होंगे, किस किस प्रोसेस से होकर जाएंगे। तो ये सारे ग्रेनुलेशन में इंक्लूडेड रहते हैं। फर्दर कंप्रेशन में जाएगा तो कंप्रेशन में उसकी हार्डनेस क्या होगी, हार्डनेस पैरामीटर, डीटी डिसइंटीग्रेशन टाइम, उसकी रेंज क्या होगी, उसकी फ्राइबिलिटी की रेंज क्या होगी, ऐसे जितने भी इन प्रोसेस रहते हैं वो सारे बीएमआर में इंक्लूड रहते हैं। फर्दर अगर हम देखें उसको तो कंप्रेशन के बाद कोटिंग के लिए जाता है, कोटिंग में फिर आपका फ्राइबिलिटी इंडेक्स देखते हैं, फ्राइबिलिटी कितनी होगी, उसकी कलरिंग एजेंट उसका चेक करते हैं, कलरिंग जो कम वो होता है, कलरिंग कैपेसिटी उसकी चेक करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, उसकी हार्डनेस चेक करते हैं। तो ये सारी कोटिंग में पैकेजिंग में जाते हैं, पैकेजिंग में उसकी सीलिंग देखते हैं कि प्रॉपर सील हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं से लीकेज तो नहीं है, लीकेज टेस्टिंग होती है। तो ये सारी जो जानकारी होती है सारी बीएमआर में होती है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था प्रोडक्ट की एक पूरी कुंडली, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी जिस जिस स्टेजेस में जा रहा है तो वो बीएमआर में सारी चीज लिखी रहती है। आपको क्या करना होता है, आपको उन्हीं स्टेज को फॉलो करना होता है, और सेम एज इट इज जो बीएमआर में लिखा हुआ होता है उसी हिसाब से आप प्रोडक्ट को बनाते चले जाते हैं। तो ये होता है बीएमआर। वीडियो बहुत लंबी होने के कारण इस वीडियो के माध्यम से हमने सारी जानकारी नहीं दे पाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट पार्ट में हम और भी जानकारी देने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, काफ़ी फ्रूटफुल होगी। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें तो सबसे पहले आपके पास आए।